मॉर्निंग, मैं हूँ दृष्टि जैन एंड आई वेलकम यू टू घटना सूत्र। आज हम पढ़ेंगे 22 अगस्त 2025 के करंट अफेयर्स बोथ प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस पर्सपेक्टिव से। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे प्रीलिम्स टॉपिक। तो प्रीलिम्स का फर्स्ट टॉपिक है एक्सियोम 4 लर्निंग्स विल हेल्प ट्रेन फॉर गगनयान, ऐसा इसरो चीफ ने बोला है। तो इसरो हैज़ कंपाइल्ड अ 4000 पेज रिपोर्ट। कितनी पेज रिपोर्ट कंपाइल की है? 4000 पेज रिपोर्ट, जिसमें एक्सपीरियंसेस हैं ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के और एस्ट्रोनॉट प्रशांत बी नायर के। In the Axiom 4 mission, in the US chairman V. Narayanan confirmed these insights were guided astronaut training for the Gaganyaan program। तो ये बोल रहे हैं कि जो रिपोर्ट आई है, जो शुभांशु शुक्ला, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला और एस्ट्रोनॉट प्रशांत बी नायर के अंडर बनी है, वो हमारे गगनयान मिशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो अब एक्सियोम 4 मिशन के बारे में देखते हैं। तो ये इन्वॉल्व किया कोऑपरेशन विद स्पेस एक्स, नासा और एक्सियोम। लेसन्स जो कवर्ड थे वो मैनेजमेंट थे ऑफ स्पेसक्राफ्ट लीक, इमरजेंसी, वाइब्रेशन, ह्यूमन अडेप्टेशन टू माइक्रोग्रेविटी। इन सब टॉपिक पे रिसर्च हुआ। शुक्ला ने डिटेल्ड रिपोर्ट बनाई थी ऑन द एस्पेक्ट्स ऑफ 3D स्पेस यूटिलाइजेशन, फ्लोटिंग इन माइक्रोग्रेविटी एंड साइकोलॉजिकल एडजस्टमेंट्स के ऊपर कि कैसे हमारा माइंड वहाँ पे अडाप्ट होता है, एडजस्ट होता है। चैलेंजेस कौन कौन से थे कि इंडियन फूड इन स्पेस, डिसरप्टेड स्लीप साइकिल्स ड्यू टू मतलब जो टाइमिंग का इशू होता है उसके कारण, एंड द इमोशनल एक्सपीरियंसेस ऑफ व्यूइंग अर्थ फ्रॉम द ऑर्बिट। ठीक है, की फैक्ट्स देखते कि गगनयान प्रोग्राम है वो इंडिया की मेड इन स्पेस ह्यूमन स्पेस फ्लाइट है। फिर उसके बाद एक्सियोम 4 के बारे में देखेंगे। तो ये प्राइवेट एस्ट्रोनॉट मिशन है इन कोलैबोरेशन विद नासा एंड स्पेस एक्स। गगनयान लॉन्च विंडो की बात की जाए तो ये 2025-26 में एक्सपेक्टेड है विद 3 मेंबर इंडियन क्रू इन लो अर्थ ऑर्बिट फॉर 3 to 7 days। तो 3 से 7 दिन के लिए लो अर्थ ऑर्बिट में जाएंगे। प्रोजेक्ट कॉस्ट है अराउंड 9,000 करोड़ रुपीज़। ठीक है, फिर नेक्स्ट है NTCA लिमिट्स टाइगर कॉरिडोर्स टू मिनिमल रिक्वायरमेंट, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स टू बेनिफिट। तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने अनाउंस किया है कि ओनली 32 लीस्ट कॉस्ट पाथवेज आइडेंटिफाइड इन 2014 विल बी कंसिडर्ड ऑफिशियल टाइगर कॉरिडोर्स। कि सिर्फ हम 32 लीस्ट कॉस्ट पाथवेज को हम टाइगर कॉरिडोर्स कंसिडर करेंगे, नैरोइंग डाउन फ्रॉम द अर्लियर ब्रॉड क्लासिफिकेशन। तो पहले बहुत ब्रॉड क्लासिफिकेशन था। द मूव फॉलोज अ डायरेक्टिव फ्रॉम बॉम्बे हाई कोर्ट। बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो डायरेक्टिव दिया है ना साइंटिफिक बेंचमार्क्स अप्लाई करने का कॉरिडोर आइडेंटिफिकेशन में, उसके लिए है। की हाईलाइट्स की बात करते हैं तो टाइगर कॉरिडोर्स हैं जो नेचुरल लिंकेजेस है बिटवीन टाइगर हैबिटेट्स, जो सपोर्ट करते हैं मूवमेंट को, जेनेटिक एक्सचेंज को और लॉन्ग टर्म स्पीसीज सर्वाइवल को। फिर लीगल बेसिस की बात की जाए तो अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 एनी डाइवर्जन ऑफ टाइगर रिजर्व्स और कॉरिडोर्स रिक्वायर्स अप्रूवल्स फ्रॉम द स्टैंडिंग कमिटी ऑफ नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। ठीक है, NTCA ने रिवाइज किया है अप्रोच और एक्सक्लूड किया है अल्टरनेटिव कॉरिडोर्स को, फैसिलिटेटिंग प्रोजेक्ट्स लाइक, जब टाइगर कॉरिडोर्स एक्सक्लूड हो जाएंगे तो नॉर्मल डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स चल पाएंगे। तो कौन कौन से? जैसे वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, जहाँ पे ओपन कास्ट माइंस है महाराष्ट्र में। फिर लॉयल्स मेटल एंड एनर्जी, तो यहाँ पे क्या आयरन ओर माइंस है सुरजागढ़ महाराष्ट्र में। ठीक है, अब हमने जैसे पूरा ये टॉपिक NTCA के बारे में पढ़ा, तो NTCA है क्या वो देख लेते हैं। तो ये स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है इन द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, MOEFCC के अंदर। और अभी टाइगर पॉपुलेशन कितनी है हमारे यहाँ? 3682 है ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन 2022 के हिसाब से, जो नियरली 75% है ग्लोबल टाइगर पॉपुलेशन के। अब लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व की बात की जाए तो नागार्जुना सागर श्रीसेलम टाइगर रिजर्व सबसे बड़ा है आंध्र प्रदेश तेलंगाना में जो है। और जहाँ पे हाईएस्ट टाइगर नंबर है वो कौन से स्टेट्स हैं? मध्य प्रदेश, कर्नाटका, उत्तराखंड और महाराष्ट्र। कौन कौन से? मध्य प्रदेश, कर्नाटका, उत्तराखंड और महाराष्ट्र। टॉप रिजर्व्स की बात की जाए तो कॉर्बेट है उत्तराखंड में, बांदीपुर है कर्नाटका में, नागरहोले है कर्नाटका में, बांधवगढ़ है मध्य प्रदेश में। ठीक है, अब इंटरनेशनल टाइगर डे हम कब मनाते हैं, जिसको हम ग्लोबल टाइगर डे भी बोलते हैं, वो 29 जुलाई को होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज यूपी टू रिस्टोर पिपरवा रिलिक्स एट ओरिजिनल साइट नियर नेपाल बॉर्डर। तो पिपरवा रिलिक्स है, उनको हम इंडिया वापस लाए हैं आफ्टर 127 ईयर्स। वो रीइंस्टेट किए जाएंगे एट द ओरिजिनल एक्सकवेशन साइट इन सिद्धार्थ नगर उत्तर प्रदेश। कहाँ पे? सिद्धार्थ नगर उत्तर प्रदेश में, क्लोज टू इंडिया नेपाल बॉर्डर। जो यूपी गवर्नमेंट है विल ऑल्सो डेवलप अ मेजर थीम पार्क एंड बुद्धिस्ट टूरिज्म हब अराउंड द साइट। तो थीम पार्क डेवलप करेगी यूपी गवर्नमेंट और बुद्धिस्ट टूरिज्म हब भी। की हाईलाइट्स की बात की जाए तो जो पिपरवा एक्सकवेशन है वो कंडक्ट हुआ था 1898 में बाय विलियम क्लैक्सटन पेपे, जो एक ब्रिटिश इंजीनियर थे। और ये साइट है कि बिलीव्ड है कि कनेक्ट करेगा कपिल वस्तु, जो जहाँ पे लॉर्ड बुद्धा का चाइल्डहुड होम है, जहाँ पे बचपना बीता था उनका। जो रेलिक्स है वो इंक्लूड करेंगे बुद्धा के आशीष, बोन फ्रेगमेंट्स, ऑर्नामेंट्स और जेमस्टोन्स। रिपैट्रिएशन की बात की जाए तो ये हुआ है अंडर द एंटिक्विटीज़ एंड आर्ट ट्रेजर्स एक्ट 1972, इंडियन ट्रेजर ट्रोव एक्ट 1878। ठीक है, फिर मई 2025 में रेलिक्स वर ऑक्शन्ड इन हांगकांग बिफोर इंडिया इंटरवीन्ड एंड रिक्लेम्ड देम।
तो ये ऑक्शन हुए थे जब इंडिया ने मतलब पहले ऑक्शन हुए थे, उसके बाद इंडिया ने रिक्लेम कर लिया। और इट इज़ प्लान्ड इज़ अ वर्ल्ड क्लास बुद्धिस्ट टूरिज्म हब लिंकिंग विद लुम्बिनी तो इसको लुम्बिनी से लिंक कर रहे हैं। अब की फैक्ट्स की बात करते तो पिपरवा है क्लोजली टाइड टू कपिलवस्तु द अर्ली होम ऑफ बुद्धा। डेवलपमेंट प्लान है तो 20 हेक्टेयर थीम पार्क डेवलप करना है विद अ स्तूपा, मेडिटेशन जोन्स, कल्चरल सेंटर, कैफेटेरिया एंड मॉडर्न फैसिलिटीज़ फॉर टूरिस्ट्स। रिलिक्स हैं वो रिस्टोर हुए थे रिस्टोर टू इंडिया इन 2025 आफ्टर 127 ईयर्स अब्रॉड। नेक्स्ट टॉपिक इज डल लेक होस्ट फर्स्ट एवर खेलो इंडिया वाटर गेम्स विथ आई ऑन ओलंपिक्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि इनॉग्रल खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल हो रहा है, ठीक है, खेलो इंडिया का डल लेक में हो रहा है श्रीनगर में, जहाँ पे इवेंट्स होंगे जैसे रोइंग, कायाकिंग, कैनोइंग, ये सब, विद द गोल ऑफ एनहांसिंग इंडियाज़ परफॉर्मेंस इन ओलंपिक वाटर स्पोर्ट्स। अब इसमें काफ़ी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अब ये याद नहीं रखना है, अभी जब इसका रिजल्ट आएगा तब हम देखेंगे किसको सबसे ज़्यादा मेडल मिले, क्या मिला, तब याद रखेंगे। 3 दिन का है ये, ठीक है। अब डल लेक के बारे में देखते हैं तो ये प्रोवाइड करता है वाटर कंडीशंस कंपैरेबल टू यूरोप में जैसे वाटर कंडीशंस है वैसे, मेकिंग इट सुटेबल फॉर एलाइट ट्रेनिंग, ठीक है। ओलंपिक रिलेवेंस तो वाटर स्पोर्ट्स ऑफर 16 मेडल सिग्निफिकेंट फॉर इंडियाज़ मेडल प्रॉस्पेक्ट्स, ठीक है। अब डल लेक की बात करते हैं तो ये श्रीनगर में लोकेटेड है, जम्मू एंड कश्मीर में, नोटेड फॉर हाउस बोट, शिकारा एंड फ्लोटिंग मार्केट्स। फर्स्ट कंसोलिडेटेड ओपन केज चैंपियनशिप है अंडर खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स। खेलो इंडिया प्रोग्राम की बात की जाए तो ये डिज़ाइंड है टू स्ट्रेंथन ग्रास रूट स्पोर्ट्स एंड आइडेंटिफाई टैलेंट। और अदर की सेंटर्स क्या क्या हैं, गुवाहाटी आसाम में, पंचकुला हरियाणा में। ओलंपिक्स 2028 की बात की जाए लॉस एंजल्स में तो इंडिया टारगेट कर रहा है इम्प्रूव्ड मेडल टैली इन वाटर स्पोर्ट्स, ठीक है, 2028 लॉस एंजल्स। आई होप ये क्लियर होगा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज केरला इंडियाज़ फर्स्ट फुली डिजिटली लिटरेट स्टेट। तो बोल रहा है कि केरला इंडिया का फर्स्ट फुली डिजिटली लिटरेट स्टेट बन गया है। Kerala has become the first Indian state to achieve 100% digital literacy with completion of the first phase of Digi Kerala project, aimed at bridging the digital gap across local bodies. तो डिजी केरला प्रोजेक्ट के हिसाब से 100% डिजिटल लिटरेसी आ गई है केरला में। अब डिजी केरला क्या है, डिज़ाइन टू मेक एवरी हाउस होल्ड डिजिटली लिटरेट। सर्वे कवर किया था 1.5 करोड़ पीपल फ्रॉम 83.46 लाख फैमिलीज़। अब ये पूरा इतना डिटेल फैमिली का नहीं याद रखना है, ठीक है। अब आते हैं हम डिजिटल इंडिया मिशन के बारे में 2015 की जो है, तो नेशनल फ्लैगशिप प्रोग्राम है बिल्ड करने के लिए डिजिटली एम्पावर्ड सोसाइटी। केरला के माइलस्टोन की बात की जाए तो फर्स्ट स्टेट है विथ फुल लिटरेसी, हाईएस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है इंडिया में, फर्स्ट विथ 100% प्राइमरी एजुकेशन, फर्स्ट स्टेट टू अचीव कंप्लीट डिजिटल लिटरेसी जो 2025 में हुई। और सिमिलर इनिशिएटिव कौन से हैं, PMG दिशा, तो प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान, जिसका टारगेट है 6 करोड़ रूरल हाउस होल्ड्स डिजिटली लिटरेट होना चाहिए, ठीक है, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान। नाउ नेक्स्ट इज ग्राउंड वाटर लेवल इन पटना डिस्ट्रिक्ट राइजेस बाय 9 फीट। तो क्या है कि जो एम्पल मानसून रेन्स हुए हैं ना, उसके हिसाब से ग्राउंड वाटर लेवल है जो पटना डिस्ट्रिक्ट में है वो 9 फीट से बढ़ गया है अगस्त 2025 के हिसाब से। तो इससे क्या है, बर्डन कम हुआ है फार्मर्स का और इम्प्रूव हुई है ड्रिंकिंग वाटर सिचुएशन। की हाईलाइट्स की बात की जाए तो जो एवरेज ग्राउंड वाटर डेप्थ है पटना में इस बार 31 फीट है अगस्त में, हमेशा 36 फीट रहती थी। अब अभी क्या है, अभी जो इस बार की बात है कि कम हुआ था, फिर अभी जो नॉर्मल की बात की जाए तो 40 फीट रहती है। अभी पूरा फिट वगैरह याद नहीं रखना है, ठीक है। नीति आयोग की देखते हैं कि नीति आयोग ने क्या बोला है कि ऑलमोस्ट 600 मिलियन इंडियंस फेस सीवियर वाटर स्ट्रेस, डिमांड इज एक्सपेक्टेड टू डबल सप्लाई बाय 2030। फिर सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की बात की जाए तो एपिक्स इंस्टीट्यूशन है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, जो सेटअप हुआ 1970 में, जिसका हेडक्वार्टर है फरीदाबाद में, और वो रिस्पॉन्सिबल है ग्राउंड वाटर इवैल्यूएशन के लिए और मैनेजमेंट के लिए। फिर PM टू इनॉग्रेट 6 प्रोजेक्ट्स इन बिहार। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया है 6 मेजर प्रोजेक्ट्स जिसका अमाउंट था 11,735 करोड़ ड्यूरिंग हिज बिहार विजिट, एंड ले फाउंडेशन स्टोन फॉर 8 एडिशनल प्रोजेक्ट्स वर्थ 1257 करोड़। तो उन्होंने स्पेशल प्रोजेक्ट्स ले किए हैं बिहार में। प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं, 660 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट है बक्सर में, उसके बाद सीवरेज नेटवर्क एंड STP सीवेज ट्रीटमेंट प्रोजेक्ट्स है मंगेर में, होम्योपैथी कैंसर हॉस्पिटल है और रिसर्च सेंटर है मुजफ्फरपुर में, 6 लेन गंगा ब्रिज है मोकाना से सिमरिया के बीच में, NH31 का अपग्रेडेशन होगा बेगूसराय में, और 2 रोज प्रोजेक्ट्स है बिक्रमगंज से नवागढ़ और धुमराव, ठीक है। PM ने अभी पब्लिक रैली एड्रेस की है मगध यूनिवर्सिटी बोधगया में, एंड ही विल वर्चुअली फ्लैग ऑफ द बुद्धा सर्किट ट्रेन। और एक 12 कोच मेमू फास्ट पैसेंजर ट्रेन रहेगी, वो सर्विस स्टार्ट करेगी वैशाली, पटना और गया के बीच में, ठीक है।
नाउ नेक्स्ट इज मिनरल्स फाउंड इन द इंडियन ओशियन। तो इंडिया होल्ड्स 2 सीबेड एक्सप्लोरेशन कॉन्ट्रैक्ट। तो अभी इंडिया के पास क्या है, 2 सीबेड एक्सप्लोरेशन कॉन्ट्रैक्ट है इंडियन ओशियन में विद द इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी। तो किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, ISA के साथ थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। तो जब एक्सप्लोरेशन कंटिन्यू होगा तो डीप सी माइनिंग इज ऑन होल्ड अंटिल ISA फाइनलाइजेस एक्सप्लोरेशन रेगुलेशंस, एक्सप्लॉयटेशन रेगुलेशंस। अब ISA के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करते हैं। तो जो पॉलीमेटेलिक नॉड्यूल्स हैं वो साइन हुए थे 2002 में 75,000 स्क्वायर किलोमीटर इन सेंट्रल इंडियन ओशियन बेसिन। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये मतलब जो एरिया है वो भी इंपॉर्टेंट है। कितना एरिया है हमारे पास, 75,000 स्क्वायर किलोमीटर का। फिर पॉलीमेटेलिक सल्फाइड्स जो हैं वो साइन हुए थे हमारे 2019 में इससे रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट, और 10,000 स्क्वायर किलोमीटर है साउथ वेस्ट इंडियन ओशन में, ठीक है। रिसोर्स एस्टिमेट की बात की जाए तो 366 मिलियन मेट्रिक टन्स नॉड्यूल्स हैं। ये अब याद नहीं करना है कि कितने नॉड्यूल्स है कितने क्या, लेकिन मेटल ग्रेड में इसमें कौन कौन से मेटल है, कॉपर, निकल और कोबाल्ट, ठीक है। तो PMN में आता है कॉपर, निकल, कोबाल्ट, और PMS जो सल्फाइड वाला है तो कॉपर, जिंक, लेड, आयरन, सिल्वर, गोल्ड, ठीक है। फिर इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी क्या है, तो इस्टेब्लिश हुई थी 1994 में अंडर UN क्लॉज। किसके अंदर, UN क्लॉज के अंदर 1982 में, और इसका हेडक्वार्टर है जमाइका किंगस्टोन में। वेरी इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर, ठीक है। इंडिया इज़ अ मेंबर। फिर PMN की बात की जाए जिसको हम पॉलीमेटेलिक नॉड्यूल्स बोलते हैं, जिसमें मैंगनीज बेसिकली बहुत ज़्यादा होता है, ये ओशियन फ्लोर्स में मिलता है, ठीक है, इसलिए इसको मैंगनीज नॉड्यूल्स भी बोलते हैं। फिर पॉलीमेटेलिक सल्फाइड्स की बात की जाए तो फॉर्म अराउंड हाइड्रोथर्मल वेंट्स, तो हाइड्रोथर्मल वेंट्स के अराउंड बनते हैं ये। अब डीप ओशियन मिशन की बात की जाए तो 4077 करोड़ का इनिशिएटिव है फॉर डीप सी माइनिंग टेक्नोलॉजी, सबमर्सिबल्स एंड बायोडाइवर्सिटी स्टडीज़ के लिए। तो आई होप ये प्रीलिम्स वाला टॉपिक क्लियर है। अब हम आते हैं मेंस के 2 इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स में। तो फर्स्ट इज़ द स्किल्स चेक। तो स्किल्स चेक बेसिकली क्या है, जो हमारी स्किलिंग टेक्नोलॉजी है, स्किलिंग इनिशिएटिव है, उसके बारे में ये आर्टिकल है। इसमें बेसिकली थोड़ा डाटा ज़्यादा दिया हुआ है, तो डाटा को अपन इग्नोर करेंगे। हम बेसिकली इससे कुछ जो क्रक्स है वो उठाने का कोशिश करेंगे। तो फेसिंग ग्लोबल अनसर्टेनिटी एंड डोमेस्टिक चैलेंजेस, प्राइम मिनिस्टर अनाउंस रिफॉर्म्स इन स्किल ट्रेनिंग। तो प्राइम मिनिस्टर ने स्किल ट्रेनिंग में रिफॉर्म्स अनाउंस किए हैं एम्प्लॉयबिलिटी एनहांस करने के लिए और प्रोडक्टिविटी एनहांस करने के लिए। इंडिया की जो वोकेशनल एजुकेशन और ट्रेनिंग सिस्टम है वो कंटिन्यू करता है कि मतलब वो अभी भी चल तो रहा है, लेकिन वो बहुत पीछे है बहुत सारी कंट्रीज से, जैसे जर्मनी, सिंगापुर, कनाडा, ड्यू टू लो एनरोलमेंट, वीक क्वालिटी और पुअर इंडस्ट्री लिंकेजेस के कारण। तो की इश्यूज़ क्या क्या है ये हम देखेंगे। सबसे पहले तो लो कवरेज और यूटिलाइजेशन है, जिससे सिर्फ 4% इंडिया का जो वर्क फोर्स है वो फॉर्मली ट्रेंड है। और ITI में जो एनरोलमेंट है 2022 में वो 12 लाख था, विच वॉज जस्ट 48% ऑफ द सीट यूटिलाइजेशन। मतलब हमने सीट मान लो 100% रखी है तो उसमें से सिर्फ 48% लोगों का एडमिशन हुआ है। वीक एम्प्लॉयबिलिटी की बात की जाए तो एम्प्लॉयमेंट अमंग ITI ग्रेजुएट्स वो 63% इन 2018। तो जब ITI ग्रेजुएट हो भी गया उसके बाद भी जो एम्प्लॉयबिलिटी है उनकी वो सिर्फ 63% थी, जबकि यदि हम कनाडा, सिंगापुर, जर्मनी से कंपेयर करें तो वहाँ पे 90 से ज़्यादा % होती है। फिर परसेप्शन एंड क्वालिटी डेफिसिट। तो जो वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग है इज़ व्यूड एज इन्फीरियर टू एकेडमिक्स। तो इसको एकेडमिक्स से कम माना जाता है, पुअर ऑडिट्स होते हैं और वीक इंस्ट्रक्टर स्टैंडर्ड्स परसिस्ट करते हैं। मिसमैच विथ लेबर मार्केट। तो क्या हम जो ट्रेनिंग देते हैं ना, हम ये नहीं देखते कि अभी क्या रिक्वायरमेंट है लेबर मार्केट में, हम अपने हिसाब से ट्रेनिंग दे देते हैं। तो ट्रेनिंग आउटडेटेड रहती है और वैकेंसीज एग्जिस्ट करती हैं अक्रॉस नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स। फिर इनइफेक्टिव पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो इंडस्ट्री एंगेजमेंट है, CSR इन्वॉल्वमेंट है और अप्रेंटिसशिप कल्चर है जो अंडर डेवलप्ड है, ठीक है। फिर कंपैरेटिव ग्लोबल मॉडल्स की बात की जाए तो सिंगापुर में क्या है कि एजुकेशन को कंबाइन किया गया अप्रेंटिसशिप के साथ एंड बैक्ड बाय इंडस्ट्री फीडबैक एंड स्किल फ्यूचर प्रोग्राम, सिंगापुर का, ठीक है। फिर जर्मनी की बात की जाए तो ऑपरेट करता है डुअल स्कूल इंडस्ट्री मॉडल विथ हाई एम्प्लॉयबिलिटी आउटकम्स। तो डुअल स्कूल इंडस्ट्री मॉडल, ठीक है। कनाडा की बात की जाए तो इंश्योर करता है स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री VET अलाइनमेंट विथ प्राइवेट सेक्टर कोलैबोरेशन। तो अलग अलग हमने केस स्टडी देखी कि सिंगापुर में क्या होता है, अप्रेंटिसशिप को कंबाइन करते हैं। जर्मनी में क्या है कि स्कूल इंडस्ट्री मॉडल है, स्कूल से रिलेवेंट भी चीज़ें पढ़ाएंगे, इंडस्ट्री से रिलेवेंट भी। और कनाडा में स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री और वोकेशनल एजुकेशन का अलाइनमेंट है, मतलब जो उनको रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हम पढ़ाते हैं जिससे कि एम्प्लॉयबिलिटी रहे। फिर इम्प्लीकेशंस क्या है कि इकोनॉमिक ग्रोथ। तो वीक वोकेशनल एजुकेशन कैपेसिटी रिस्ट्रिक्ट करती है इंडिया की एबिलिटी को एक कॉम्पिटिटिव वर्क फोर्स बनाने के लिए। सोशल इम्पैक्ट की बात की जाए तो राइजिंग यूथ अनएम्प्लॉयमेंट वर्सन करता है डेमोग्राफिक प्रेशर को। प्रोडक्टिविटी गैप की बात की जाए तो स्किल एजुकेशन मिसमैच है वो रिड्यूस करता है इनोवेशन को और इंडस्ट्रियल ग्रोथ पोटेंशियल को। तो अब हम इसके लिए कर क्या सकते हैं, तो हमारा वे फॉरवर्ड क्या है कि हम इन्वेस्टमेंट बूस्ट करेंगे, रेस करेंगे वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग स्पेंडिंग को फ्रॉम 3% टू 10 to 13%। देखो अभी सिर्फ 3% है,
उसको हम 10 to 13% ले जाना है वोकेशनल एजुकेशन के कंपैरिजन में, ऑन पार विद ग्लोबल लेवल्स। स्ट्रेंथन करना है ITIs को, जिनमें हम ऑटोनॉमी ग्रांट करेंगे, परमिट करेंगे सेल्फ फाइनेंसिंग और मॉडर्नाइज करेंगे फैसिलिटीज़ को। फिर क्वालिटी इंप्रूव करना है, जिसमें हम रेगुलर ऑडिट्स करेंगे, एक्सपर्ट रिक्रूटमेंट करेंगे, फैकल्टी ट्रेनिंग करेंगे और अपडेटेड करिकुलर रहेगा टाइड टू इंडस्ट्री नीड्स। ठीक है। फिर इंडस्ट्री लिंकेजेस की बात की जाए तो फॉस्टर करेंगे CSR फंडिंग को, MSME पार्टनरशिप को और अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम्स को। ठीक है। इंटीग्रेट करेंगे हायर एजुकेशन के साथ, तो डेवलप करेंगे फ्लेक्सिबल पाथवेज बिटवीन VET एंड एकेडमिशिया टू रिड्यूस स्टिग्मा, तो हमको स्टिग्मा भी कम करना है लोगों के मन में। डिजिटल टेक्नोलॉजी का लेवरेज लेंगे, तो एक्सपैंड करेंगे एक्सेस यूजिंग AI, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स एंड ब्लेंडेड लर्निंग। आउटकम बेस्ड रिफॉर्म्स लाएंगे, जिसमें हम टाई करेंगे प्रोग्राम्स को एम्प्लॉयमेंट इंडिकेटर्स के साथ, एग्जाम्पल PM कौशल विकास योजना, अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम। ठीक है। तो आई होप ये आर्टिकल क्लियर है। अब हम सेकेंड आर्टिकल में आते हैं आज के, जिसमें है लॉ फेयर पॉलिटिक्स। तो बेसिकली इट इज़ रिलेटेड टू पॉलिटिक्स, इट इज़ नॉट ऑफ इम्पॉर्टेंस टू योर एग्जाम्स, बट हम फिर भी इसको पढ़ते हैं एक बार कि इससे हम सिर्फ क्रक्स उठाएंगे। ठीक है। तो टुवर्ड्स द एंड ऑफ पार्लियामेंट सेशन, तो अभी क्या पार्लियामेंट का मानसून सेशन एंड हो रहा है, तो सेंटर ने 3 बिल इंट्रोड्यूस किए हैं, इंक्लूडिंग अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल proposing that Prime Minister, Chief Minister and Ministers would automatically lose office if detained by a law enforcement agency in connection with offences carrying punishment of 5 years or more। तो इम्पॉर्टेंट है ये। क्या बोल रहा है कि अभी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आया है एक पार्लियामेंट में, जो इम्पॉर्टेंट है कि उसमें प्रपोज किया गया है कि यदि प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर्स ऑटोमेटिकली ऑफिस लूज़ कर देंगे यदि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी उनको डिटेन कर लेगी 5 साल से ज़्यादा की पनिशमेंट के लिए, जिस ऑफेंस का पनिशमेंट 5 साल से ज़्यादा है। ठीक है। तो कंसर्न क्या है कि इससे सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स होगा, जो प्रपोजल्स है वो एनेबल करेंगे सेंटर को कंसोलिडेट करने के लिए कंट्रोल, जैसे जो CBI है वो ED सेंटर के अंदर आती है। फिर अपोजिशन के लीडर्स को टारगेट करेंगे, जैसे पास पैटर्न शो किया है कि अपोजिशन लीडर्स फेसिंग डिसप्रपोर्शनेट एक्शन वाइल प्राइम मिनिस्टर हैज़ नेवर बीन डिटेन्ड बाय अ सेंट्रल एजेंसी। फिर उसके बाद अंडरमाइनिंग फेडरलिज्म, तो मेजर्स रिस्क करते हैं वीकनिंग स्टेट और UT गवर्नमेंट्स एंड एम्पावरिंग गवर्नर्स विद अ डी फैक्टो वीटो ओवर लेजिस्लेचर्स। जुडिशियल कंसर्न्स की बात की जाए तो हार्श प्रोविजंस है जो UAPA के और PMLA के, वो कपल्ड हैं विद इनकंसिस्टेंट बेल जुरिस्प्रूडेंस विच अंडरमाइन पर्सनल लिबर्टी। पॉलिटिकल मिसयूज़ की बात की जाए तो इन्वेस्टिगेशंस है वो ऑफन फेड हो जाते हैं वंस इंडिविजुअल्स स्विच साइड्स टू द रूलिंग पार्टी, पॉइंटिंग टू पॉलिटिसाइजेशन। ठीक है। फिर इम्प्लीकेशंस क्या है इसके तो डेमोक्रेटिक डेफिसिट, तो रिमूविंग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स विदाउट जुडिशियल कन्विक्शन डिसरिगार्ड्स वोटर मैंडेट। प्रॉबिटी वर्सेस जस्टिस का दिक्कत आता है, तो दो इंटेंडेड टू चेक करप्शन प्रपोजल्स वुड वायलेट प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, तो जो प्रपोजल्स है वो नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स को वायलेट करेंगे। प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट की बात की जाए तो लीडर्स रिस्क करते हैं बीइंग ट्रीटेड एज गिल्टी बिफोर कन्विक्शन, मतलब वो गिल्टी हो जाते हैं बिफोर कन्विक्शन, वो कन्विक्शन होता नहीं है। फेडरल प्रिंसिपल्स की बात की जाए तो सच लॉज में डिस्टर्ब द कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, तो फेडरलिज्म का इशू आएगा। इसके लिए हम कर क्या सकते हैं, तो स्ट्रेंथन करेंगे जुडिशियल ओवरसाइट, जिसमें रिमूवल फ्रॉम ऑफिस शुड फॉलो जुडिशियल कन्विक्शन एंड नॉट अरेस्ट। फिर रिफॉर्म करेंगे इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज़ को, जैसे ग्रांट करेंगे ऑटोनॉमी को और शील्ड करेंगे बॉडीज़ को जैसे CBI ED फ्रॉम पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। सेफगार्ड करेंगे फेडरलिज्म, क्योंकि देखो फेडरलिज्म भी हमको सेफगार्ड करना है, प्लस हमारा सेपरेशन ऑफ पावर भी इंटैक्ट होना चाहिए। रिफॉर्म्स मस्ट अलाइन विद आर्टिकल 1 दैट इज यूनियन ऑफ स्टेट एंड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। बेल रिफॉर्म्स लाएंगे, सिंप्लीफाई करेंगे प्रोविजंस को इंश्योर करने के लिए लिबर्टी को वाइल मेंटेनिंग अकाउंटेबिलिटी। पॉलिटिकल कंसेंसस लाएंगे, जिसमें इंट्रोड्यूस करेंगे हम इंट्रोड्यूस ओनली आफ्टर बाईपार्टीशन डेलिबरेशन टू प्रिवेंट मिसयूज़, मतलब सबसे कंसल्टेशन लेंगे। फिर इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी की बात करते तो स्ट्रेंथन करेंगे लोकपाल को, लोकायुक्त को और स्टेट विजिलेंस बॉडीज़ को रेदर देन सेंट्रलाइजिंग अथॉरिटी। ठीक है। तो आई होप ये आर्टिकल क्लियर है। अब हम शाम को मिलेंगे इससे रिलेटेड करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को लेके। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।